ओके गाइस, यहाँ पर अभी ध्यान दो. सी व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन. व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट मतलब जब सब इंसॉल्वेंट होंगे तो अभी वहां पर हमें एडिशनल अकाउंट्स बनाने होते हैं. नाउ व्हिच आर द एडिशनल, यहाँ पर ध्यान दो. हम नॉर्मली क्या करते थे, रियलाइजेशन, बराबर है. उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश, ये मिनिमम 3 अकाउंट बनाते थे. जब भी सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तो वहां पर जो चौथा अकाउंट कंपल्सरी बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, एंड द फिफ्थ इज क्रेडिटर्स. ये 5 अकाउंट बनेंगे मिनिमम, मतलब 2 अकाउंट एक्स्ट्रा कंपल्सरी. उसके अलावा कोई अदर लाइबिलिटीज हुआ तो उसका भी हमें अकाउंट बनाना है. जैसे अगर बिल्स पेबल होगा तो हमें बिल्स पेबल बनाना है. बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन होगा तो बैंक लोन का, मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज होगी अभी वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. वी हैव टू ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल द लाइबिलिटीज. मतलब व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, in that case you have to open separate account for all the liabilities. I repeat again, जब भी सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तो तुम्हें वहां पर नॉर्मल जो 3 अकाउंट है वो तो बनाने हैं. उसके अलावा 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनेंगे, एक डेफिशिएंसी का और एक रिमेनिंग लाइबिलिटीज का. मतलब ये बार जो भी लाइबिलिटीज है ना वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, अब हमें उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही करना है. ठीक है, अब ये पहला था तो देखो मैंने यहाँ पर ये 6 अकाउंट्स बनाए हैं. पता है मैंने बनाने के लिए, ये कब बनाना है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हम जब सम सॉल्व करते हैं तो हम लोग 5 स्टेप्स फॉलो करते थे गाइस. इसमें थोड़े स्टेप्स में चेंजेस होंगे. जैसे अभी हमारा पहला स्टेप क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, रियलाइजेशन ऑफ एसेट. अभी हमारा थर्ड क्या होता था स्टेप गाइस, हमारा थर्ड स्टेप होता था पेमेंट ऑफ लायबिलिटी. यहाँ पर लायबिलिटीज पे नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जाना है. मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का स्टेप स्किप हो जाएगा अभी. कब, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. क्लियर, ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. चौथा पॉइंट, क्लोज रियलाइजेशन. नॉर्मली क्या होता है, रियलाइजेशन हम क्लोज करते हैं 5वें स्टेप में, तो इधर चौथे स्टेप में क्लोज होगा गाइस. उसके बाद ट्रांसफर लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल इन द पीएसआर. ठीक है, उसके 5वां स्टेप, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है एंड ट्रांसफर देयर डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी अकाउंट. अभी वो लोग इंसॉल्वेंट है तो अभी नॉर्मली क्या होता था, इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी सॉल्वेंट में जाता था, बराबर है. जैसे अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो हम लोग उसका डेफिशिएंसी 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स में डिवाइड करते थे. या अगर 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो वो दोनों का डेफिशिएंसी कौन बेयर कर रहा था, सॉल्वेंट वाला. यहाँ तो सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो अभी तीनों में से एक दूसरे का डेफिशिएंसी बेयर तो नहीं कर सकते, तो हम उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो दैट इज अ न्यू थिंग. अभी ये क्लोज करने के बाद हमें डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना है. डेफिशिएंसी का जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब उसमें जो बैलेंस आएगा, वो क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज में प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है. ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है गाइस. ये जब हम सॉल्व करेंगे आई लेट यू नो, बट अभी के लिए याद रखो कि तुम नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल के सीधा कैश बैंक अकाउंट टैली करते हो और तुम्हारा कैश बैंक अकाउंट टैली हुआ मतलब तुम्हारा सम राइट है, तुम वहां पर खत्म कर देते हो. यहाँ पर अभी क्या करना है, कैपिटल के बाद डेफिशिएंसी क्लोज करना है और डेफिशिएंसी का जो भी बैलेंस होगा वो हमें क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है. लास्ट, ट्रांसफर बैलेंस इन क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटी टू बी सेटल्ड इन कैश, उसको सेटल करना है. अच्छा, अभी इसका मतलब क्या होता है, जब हम सम देखेंगे सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस. तो मैं डायरेक्टली गाइस सम पे आता हूँ. टुडे वी गो विद क्वेश्चन नंबर 19. Mr. Aba and Baba are equal partners. Clearly बोला ये 2 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इक्वली डिवाइड करना. द बैलेंस शीट वाज एज अंडर. इनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है गाइस. बैलेंस शीट में इन द लायबिलिटी साइड
व्हाट वी हैव लाइबिलिटीज में गाइस, देखो लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है. इन द लाइबिलिटी वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड कैपिटल. बराबर है. कैपिटल में हमारे पास कैपिटल अकाउंट दिए हुए. किसके किसके कैपिटल है ये? दैट इज आबा एंड बाबा. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है गाइस? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एसेट साइड में कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटा एंड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग. दीज आर द एसेट्स अवेलेबल. आगे बढ़े. ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो रही है गाइस? वीक है. क्लियरली लिखा है ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पार्टनर्स. सो व्हाट दे आर टेलिंग अस कि पार्टनर्स का फाइनेंशियल पोजीशन वीक था, इसलिए लोग ने क्या किया? फर्म डिसॉल्व कर दिया. ठीक है. आबा एंड बाबा आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फ्रॉम देयर प्राइवेट एस्टेट. मतलब ये दोनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. बोथ द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, so they could contribute nothing from their private estate, hence they are declared insolvent. Clearly लिख दिया यहाँ कि ये दोनों के दोनों insolvent declare हो गए हैं. Got it? अभी आगे the assets realized. Assets क्या हो रहे हैं? Realize हो रहे. Stock 3000, plant and machinery 3000, furniture 1000, बिल्डिंग 2000 एंड डेटा 1000 ओनली. ये रियलाइजेशन ऑफ एसेट है. फिर नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹500. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. क्या प्रिपेयर करने बोला गाइस? नेसेसरी लेजर अकाउंट. क्लियरली लिखा है नेसेसरी, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है वही बनाने. तो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए हैं क्या? यस, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. तो अभी देखो इंसॉल्वेंसी में मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था? एक तो रियलाइजेशन बनेगा पहला अकाउंट, फर्स्ट. सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल 2, तीसरा डेफिशिएंसी 3, चौथा बैंक. बराबर है. 4 हो गए. पांचवा क्रेडिटर्स बनेगा और 6वां बिल्स पेबल. अच्छा, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्यों बनाया? जब सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो उनका जो डेफिशिएंसी है फिर वो जो लाइबिलिटी वाले वो लोग पेयर करते हैं. मतलब जो भी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है उन लोग को वो डेफिशिएंसी पेयर करना पड़ता है. अभी क्या होता था? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी सॉल्वेंट बेयर कर रहा था. यहाँ तो सब इंसॉल्वेंट हो गए तो अभी पार्टनर्स तो बेयर नहीं कर सकते, तो इनका डेफिशिएंसी अभी कौन बेयर करेगा? जो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, अभी इन लोग डेफिशिएंसी बेयर करेंगे. दीस पीपल विल बेयर द लाइबिलिटीज. ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. ये मेरे अकाउंट बन गए गाइस. मैंने 6 अकाउंट बनाए. आई रिपीट इट अगेन. आई हैव प्रिपेयर्ड टोटल 6 अकाउंट. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले अभी तुम्हारे सामने अगर रिफर करोगे टोटल 6 अकाउंट बने हुए. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक. जितने भी लाइबिलिटीज होंगे सबके अकाउंट बनाने हैं. यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट फॉर ऑल द लाइबिलिटीज. क्लियर? अच्छा, अभी देखो मैंने आपको स्टेप्स लिखा के दिए थे. ठीक है. आई हैव गिवन यू स्टेप्स. तो मैं जरा उस पे आता हूँ गाइस. देखो यहाँ पर टोटल 6 अकाउंट बनाए मैंने. ये सब में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, डेफिशिएंसी, क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटी में बिल्स पेबल था, उसका भी मैंने बनाया. जितने लाइबिलिटीज होंगे सबका बनाना. गॉट इट? पहला स्टेप ध्यान दो गाइस. 7 स्टेप है तो मैं सातों के साथ फॉलो कर रहा हूँ वन बाय वन. पहला क्या था हमारा? ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू. हमें सबसे पहले क्या करना है? सब एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करने हैं बुक वैल्यू पे, जैसे नॉर्मली हम पहले करते थे वैसे ही. ठीक है. तो अभी इधर ये देखो, ये सब में ध्यान दे लो. यहाँ पर सबसे पहला एसेट से स्टार्ट करते हैं. कैश इन हैंड
कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, मैं इधर बैंक को कैश कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था गाइस बैलेंस? कैश इन हैंड बैलेंस वाज 500, और इट रिमेनिंग एसेट रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट स्टॉक, डेटर्स, उसके बाद फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, आई थिंक सो। ये 5 एसेट थे हमारे पास। तो मैंने क्या किया, सब ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन। अभी बुक वैल्यू पे लेना है, तो अभी देखो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कितनी है गाइस? 4,500, डेटर्स की वैल्यू 4,000 और प्लांट की वैल्यू 5,000। ये 3 एसेट पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ। 5,000 प्लांट एंड मशीनरी 5, स्टॉक 4,500, डेटर्स 4,000। ठीक है, ये 4 किए, 3 किए। उसके बाद फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 and 6,000. So this is 2,000. This is 4,000. Sorry. ठीक है, अभी सुनो, यहाँ तक हो गया। ये सबका टोटल, ये सबकी टोटल कितनी आई गाइस? 5 4 9, 9 4 13, 15, 19,500, 19,500. Now I proceed on the liability. एक चीज याद रखो, liabilities have credit balance, तो वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। फर्स्ट आई स्टार्ट विद कैपिटल। आबा एंड बाबा दोनों का कैपिटल 2,000 रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 आबा के अकाउंट में, 2,000 बाबा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये 2 लाइबिलिटी नॉर्मली इससे पहले जितने भी सम्स किए थे हम इसको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करते थे यहाँ पर, बट ये बार ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा। रिपीट इट अगेन, when all the partners are insolvent you have to record the creditors and bills payable in their respective account। मतलब यहाँ पर क्रेडिटर्स जो है वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, हम उसका स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, कितना था क्रेडिटर्स गाइस? क्रेडिटर का वैल्यू 12,000 और बिल्स पेएबल 16,000। तो क्रेडिटर्स 12,000 एंड बिल्स पेएबल 16,000। अच्छा, बिल्स पेएबल में बिल्स पेएबल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में। व्हाई क्रेडिट साइड? लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? ये मेरा था फर्स्ट स्टेप। आई रिपीटेड अगेन, मैंने यहाँ पर ये बार लायबिलिटीज के अकाउंट ओपन किए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। और ये कब ओपन करना है? जब ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। नॉर्मली ओपन नहीं होता है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट देन ओनली यू हैव टू ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल द लायबिलिटीज। क्लियर? अब सेकंड स्टेप पे जाते। सेकंड स्टेप क्या था हमारा गाइस? अगर मैंने जो फॉर्मेट अभी बताया था, तो फॉर्मेट में हमारा सेकंड स्टेप था रियलाइजेशन ऑफ एसेट। इफ यू रिफर द फॉर्मेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट हमारा ये सेकंड स्टेप था। तो अभी हमें क्या करना है? एसेट्स रियलाइज करने एक एक करके। तो एसेट रियलाइजेशन मतलब सेल करने। तो ये दिया हुआ है, कहाँ दिया? सम रिफर करोगे तो सम के क्लियरली लिखा है थर्ड लाइन पे, द एसेट्स रियलाइज्ड। क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहे हैं। स्टॉक 3,000, प्लांट एंड मशीनरी भी 3,000, फर्नीचर 1,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 एंड डेटर्स 1,000। 3 3 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज अ इनकम, तो इनकम मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा गाइस, तो बाय कैश अकाउंट। अच्छा, मैंने कैश इसलिए क्योंकि सब में कैश इन हैंड दिया। रियलाइज का मतलब क्या होता है? सेल। तो इधर देखो स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, फर्नीचर,
एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सब बुक रियलाइज वैल्यू पे लेंगे 3000, ठीक है। स्टॉक रियलाइज हुआ, प्लांट कितने में रियलाइज हो रहा है 3000, फर्नीचर 1000, तो स्टॉक 3000, प्लांट 3000, फर्नीचर 1000, ठीक है। के बाद और क्या था गाइस, बिल्डिंग 2000 और डेटर्स 1000, ठीक है। बिल्डिंग 2000 and debtors 1000. This is my realization of asset. So ये सब का किधर आएगा इफेक्ट, कितना हो गया 3 4 7 8 10,000। हमने एसेट 10,000 में रियलाइज किए, डबल इफेक्ट रियलाइजेशन में बाय कैश, कैश में टू रियलाइजेशन, यू हैव टू गिव द डबल इफेक्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट 10,000। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या करते थे गाइस, हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटीज पेमेंट करते थे। यहाँ पर लाइबिलिटी पे नहीं करना है, लाइबिलिटीज लास्ट में पे होगा जब भी ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट होंगे, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। आई रिपीट इट अगेन, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट तो लाइबिलिटीज हैज टू बी पेड एट द एंड। मतलब हमारे जो नॉर्मल स्टेप होता है उसमें थर्ड स्टेप नॉर्मली पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आता है, तो यहाँ पर अभी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चौथे स्टेप जो था वो अभी हमारा थर्ड स्टेप बन जाएगा। मतलब हमारा चौथा स्टेप क्या होता था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब हमें पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी स्किप करके पहले इसको पे करना है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई रिकॉर्ड दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये दिया है सम में, कहाँ दिया था, लास्ट लाइन पे देखो, इफ यू रिफर द लास्ट लाइन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹500, बराबर है। बट ये कौन पे कर रहा है बताया नहीं है, मतलब इट इज पेड बाय बिजनेस। बिजनेस कहाँ से पे करेगा, कैश। सो पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डेबिट में आएगा। डेबिट में इसलिए एक्सपेंसेस है 500। अब इसका डबल इफेक्ट देना है, रियलाइजेशन में you have to give the effect that is realization में to cash, तो cash में by realization, this is my payment of realization expenses, got it। चौथा स्टेप, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन क्लोज कर दे, रियलाइजेशन का डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड 10,000 है, क्लियरली देख सकते हो तुम। तो ज्यादा कौन सा है, 20,000 ज्यादा है, डेबिट इज मोर, दैट मींस यू आर सफरिंग अ लॉस। लॉस क्यों हो रहा है, डेबिट इज मोर, क्रेडिट इज लेस, तो लॉस कितने का आ रहा है गाइस, 10,000 का। जो भी लॉस होएगा किसके अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। आई रिपीट इट अगेन, आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस you have to close partners capital, realization account, and whatever the profit loss that has to be distributed among the partners in their PSR। यहाँ पर दो पार्टनर्स है, आबा एंड बाबा, तो whatever the profit you have to distribute equally among them। why equally, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे सम में बोला था कि दो पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, तो यहाँ पर 10,000 का लॉस आया तो मैंने वो 10,000 पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड किया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है गाइस, डेबिट की टोटल 20,000 है, क्रेडिट की टोटल सिर्फ 10,000 थी, तो 20 में से 10,000 माइनस किया तो 10,000 डिफरेंस आया, दैट इज माय लॉस। तो दैट लॉस आई डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। तो अभी इसका इफेक्ट, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, रियलाइजेशन में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में टू रियलाइजेशन, ठीक है। Now I proceed on my next step। अभी तुम अगर मेरा लिस्ट में पांचवा स्टेप देखोगे तो पांचवा स्टेप क्या था गाइस हमारा, क्लोज कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट हम इससे पहले जब क्लोज करते थे तो उसमें जो भी डिफरेंस आता था वो हम कैश बैंक में सेटल करते थे, बट ये बार ऐसा नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है
एंड उनका जो भी डेफिशिएंसी आएगा वो डेफिशिएंसी में अकाउंट में ट्रांसफर करना है. यू हैव टू ट्रांसफर दैट इनटू डेफिशिएंसी अकाउंट. नाउ दैट इज अ चेंज. अभी ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं. अगर तुम सम रीड करोगे तो सम में क्लियरली बोला है, क्या लिखा है? both the partners are insolvent. कहाँ लिखा है? If you read the first paragraph after the balance sheet, वहाँ पर clearly mentioned है, due to weak financial position of the partners, the firm is dissolved. Aba and Baba unable to contribute anything from their private assets, hence they are declared insolvent. मतलब यहाँ दोनों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए. तो जब दोनों इंसॉल्वेंट होंगे तो अभी हमें क्या करना है? इनकी डेफिशिएंसी निकालनी है. तो ये पैसा तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्योंकि दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो गए. नथिंग कुड बी दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट बोला है. नथिंग कुड बी रियलाइज्ड, मतलब उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है. तो अभी देखो यहाँ पर आबा का डेबिट बैलेंस 5000 है एंड सेम बाबा का भी है. दोनों का वही है 5000 क्योंकि लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे. तो अभी इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितने गाइस? 2000. मतलब इनको और 3000 रुपया लाना था बट इनके पास पैसा नहीं है. दे कुड नॉट कंट्रीब्यूट दैट मनी बिकॉज दे आर इंसॉल्वेंट ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन. बोथ आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग. क्लियरली लिखा है अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग. मतलब ये लोग कुछ भी पैसा नहीं ला सकते. तो अभी पैसा नहीं ला सकते तो अभी जबरदस्ती तो नहीं करोगे. तो उनका कैपिटल 2000 रुपए तो हमने वो लॉस में से एडजस्ट कर दिया. तो इनको 3000 और लाना चाहिए था बट ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे गाइस? नहीं कर पा रहे. तो वो केस में इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. वी विल ट्रांसफर इट टू डेफिशिएंसी अकाउंट. दोनों का क्लियर? कितना है डेफिशिएंसी? 3000. इससे पहले हम क्या करते थे? हम कैपिटल क्लोज करते थे और जो भी कैपिटल का डिफरेंस होता था हम उसको सेटल कर देते. यहाँ कैपिटल डिफरेंस सेटल नहीं होगा. यहाँ पर कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा. तो अभी देखो इसका डबल इफेक्ट. कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में टू कैपिटल, टू आबा कैपिटल. दोनों इंसॉल्वेंट हुए तो दोनों का डेफिशिएंसी आएगा टू बाबा कैपिटल. 3000 उनके क्योंकि 2000 कैपिटल था गाइस. 5000 का रियलाइजेशन लॉस हुआ था बट सिंस वी हैव 2000 एज अ कैपिटल तो कैपिटल काटने के बाद उनका डेफिशिएंसी और उनको कितना कंट्रीब्यूट करना था? 3000 रुपया. तो वो डेफिशिएंसी को मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. आई थिंक सो यहाँ तक सबको क्लियर है. अब यहाँ पर मेजर रूल आता है. अभी हमारे डेफिशिएंसी अकाउंट में 6000 रुपया है, बराबर है. तो अभी ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? सिंपल है, ये दो पार्टनर्स तो इंसॉल्वेंट हो गए. तो अभी जो भी डेफिशिएंसी है वो क्रेडिटर्स, ठीक है, और बिल्स पेबल के अकाउंट में जाएगा. किसके अकाउंट में जाएगा? creditors and bills payable. I repeat it again. Whatever the deficiency arising when all the partners are insolvent has to be transferred to the liabilities account. यहाँ पर दो liabilities है, creditors and bills payable. अभी बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि डेफिशिएंसी अभी जो भी है वो लाइबिलिटी वाले पे करेंगे, ठीक है. तो अभी सर इसमें हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने जो फॉर्मेट दिया था उसमें लिखा था, इफ यू रिफर द फॉर्मेट 6 स्टेप, क्लोज डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करो एंड ट्रांसफर डेफिशिएंसी टू क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज अकाउंट. यहाँ पर ट्रांसफर करने बोला था आपने और उसके आगे एक वर्ड यूज किया था, क्या? प्रपोर्शन में. मतलब ये जो भी डेफिशिएंसी है ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, प्रपोर्शन में डिवाइड होगा. समझ में आया? अभी बहुत लोग बोलेंगे सर ये प्रपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रपोर्शन? ये तो ठीक है इक्वल होता तो समझ में आता था. ये प्रपोर्शन का मतलब क्या? अभी अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता ना
तो हम लोग ये 6000 का डेफिशिएंसी इक्वली डिवाइड कर दें। अब हम ये इक्वली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इक्वल है क्या? देखो जरा यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारा 12000, आई रिपीट इट अगेन, यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्रेडिटर्स है वो 12000 है और बिल्स पेबल 4000 है। क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल होता ना, अगर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की वैल्यू इक्वल होती, तो यहाँ पर हम इसको इक्वली डिवाइड करते डेफिशिएंसी को। अभी यहाँ पर देखोगे क्रेडिटर्स है 12000, बराबर है। क्रेडिटर्स कितने गाइस? 12000 और बिल्स पेबल कितना है? 4000। क्या ये इक्वल है? इज इट इक्वल? टेल मी फर्स्ट। नो। इक्वल होता तो हम लोग डेफिशिएंसी इक्वली डिवाइड कर दें। अब ये इक्वल नहीं है तो हमें इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है। अभी प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो वाइज। अभी रेशियो क्या आएगा? सिंपल, 4 1 4, 4 3 12। तो डेफिशिएंसी 3:1 में डिवाइड होगा गाइस। इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। आई रिपीट इट अगेन, डेफिशिएंसी 3:1 में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके कैपिटल जो लायबिलिटी की रेशियो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इट्स नॉट इक्वल, इट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो डेफिशिएंसी भी 3:1 में डिवाइड होगा। डेफिशिएंसी भी किस में डिवाइड होगा? 3:1 में गाइस, 3:1। सो देखो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितना है? 6000। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6000 यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन उसके नीचे ही दिखा रहा हूँ, इंटू 3 डिवाइड बाई 4। सो डेफिशिएंसी इसका आएगा 4500। समझ में आया? ये किसका निकाला मैंने गाइस? ये मैंने क्रेडिटर्स का निकाला। अभी सेम ऐसे ही मैं बिल्स पेबल का डेफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, 6000 इंटू 1/4। तो इसका डेफिशिएंसी कितना आ रहा है? 1500। पहले क्या किया? 6000 को 4 से डिवाइड करो तो तुम्हारा 1 शेयर का वैल्यू 1500 आता है। 1500 1 शेयर है तो 3 शेयर विल बी 4500। अब इसका डबल इफेक्ट दोगे डेफिशिएंसी में बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में 2 डेफिशिएंसी। ठीक है, सेम कितना था ये? 4500। सेम आई एम गिविंग द इफेक्ट इन बिल्स पेबल, 2 डेफिशिएंसी 1500। अच्छा, ये मैंने क्यों किया वो भी बताता हूँ, ये भी देखो समझ के लो। अभी तुम्हारे कैश अकाउंट में 10,500 रुपया है, उसमें से 500 तुमने रियलाइजेशन पे किया, तो 10,500 में से 500 पे कर देते हो तो तुम्हारे पास कैश कितना बचा है? तुम्हारे पास कैश बचता है सिर्फ 10,000 रुपया, बराबर है? 10,000 बच रहा है। अभी देखो तुम्हारा टोटल लाइबिलिटीज कितनी देनी है? 16,000। तो 16,000 उतना पैसा है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तो अभी 16,000 में से इनको 10,000 ही पे कर सकते हो, मतलब 6,000 का जो लॉस है वो डेफिशिएंसी ये लोग बेयर करेंगे। तो अभी डेफिशिएंसी दोनों इक्वली नहीं करेंगे, उनके जो लाइबिलिटी के रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर लाइबिलिटी, प्रपोर्शन में होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये 6,000 की डेफिशिएंसी दोनों में डिवाइड की गाइस, और डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, डेफिशिएंसी जो डिवाइड कर दिया, आफ्टर डिवाइडिंग दैट मैंने उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी ये करने के बाद यू हैव टू क्लोज द अकाउंट। क्लोज करोगे तो डिफरेंस निकालना है। क्रेडिटर में क्रेडिट साइड ज्यादा है, 12,000 क्रेडिटर को देना था, 12 में से वो डेफिशिएंसी बेयर कर रहा है 4,500, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7.5। तो जो भी डिफरेंस आएगा, whatever the difference, it has to be settled in cash। इसमें सेटल करोगे कैश में। क्यों कैश में? क्योंकि तुम्हारे पास कैश उतना नहीं है। तो 7,500 तुमने क्या किया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया। सेम ऐसे अभी बिल्स पेबल क्लोज करोगे, बिल्स पेबल 4,000 था, जिसमें से वो डेफिशिएंसी 4,000 में से 1,500 बेयर कर रहा है। तो अभी डेफिशिएंसी बेयर करने के बाद उसका बिल्स पेबल कितना बच रहा है? 2,500। तो वो कैश में पे करना है हमें, एंड में वी हैव टू पे दैट इन कैश। क्लियर? तो 2,500 मैंने कैश में पे कर दिया, किसका? बिल्स पेबल का। ठीक है,
और क्रेडिटर्स का 7,500, मतलब टोटल पेमेंट कितना हुआ 7,500 और 10,000 मिला के कितना होता है गाइस 10,000 हो रहा है। तो वो हमारा यहाँ आएगा। डबल इफेक्ट अभी बैंक अकाउंट में, कैश बैंक में, क्रेडिटर्स में टू कैश, तो कैश में बाय क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट हमने यहाँ पर जो भी डेफिशिएंसी था अभी वो लाइबिलिटी वालों को बेयर करने पे लगा है। अभी सिंपल है, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मेरा डेफिशिएंसी अभी जो जिसको मुझे कर्जा देना है अभी वही बेयर करे। ठीक है, सो आफ्टर दिस योर कैश अकाउंट विल टैली। चेक करो कैश अकाउंट तुम्हारा कितने पे टैली हो रहा है गाइस, 10,500 पे हो रहा है। यहाँ पर डेबिट साइड 10.5 और यहाँ पर क्रेडिट साइड भी 10.5।